फ्रेंड्स, मैं अमरेंद्र कुमार। वेलकम टू एजी पॉइंट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और एक बात ध्यान रखेंगे, जिस तरह से वैकेंसी आ रही है, इस टोटल वैकेंसी को आप फॉर्म भरिए। जो आपकी योग्यता है उस योग्यताओं के आधार पे इसको फॉर्म भरिए। बिहार दरोगा भी आ गया, फॉरेस्टर भी आ गया, फॉरेस्ट गार्ड भी है, होम गार्ड भी है। ये जितने भी फॉर्म आपको, जो योग्यता आपके पास है उस योग्यताओं के आधार पर उस फॉर्म को भरिए और भरने के बाद ईमानदारी से मेहनत कीजिए। मैं फिर आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ईमानदारी से मेहनत कीजिए। तो अगर ईमानदारी से मेहनत कर देते हैं तो 2021 आपके हाथ में रहेगा। 2021 आपके हाथ से नहीं छूटेगा। और मैं फिर कहता हूँ कि ये एक फिक्स डिटर्मिनेशन बना लीजिए कि 2021 में हमें हर हालत में जॉब को लेना है। कारण क्या है कि जितने वैकेंसी आ रही है ये टोटल, जैसे ही लॉकडाउन टूटेगा वैसे ही एग्ज़ाम का डेट निकलेगा। और एग्ज़ाम का डेट निकलेगा तो एक के साथ एक एग्ज़ाम पढ़ते चला जाएगा, और जिसमें आपकी तैयारी पूर्ण होनी चाहिए, है ना। और तैयारी को पूर्ण रखते हुए, निरंतर जारी रखते हुए आप इसको फोकस कीजिए कि हमें हर हालत में इस जॉब को लेना है ना। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में संघीय मंत्री परिषद, है ना, अर्थात द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना। इसके पहले थोड़ा ध्यान देंगे, इसके पहले वाले क्लास में मैंने उपराष्ट्रपति पढ़ाया था और मिस्टेक से, मालूम नहीं कैसे मेरे मुंह से निकल गया, ऐसे एक अपवाद टाइप में हो गया है कि 63 अनुच्छेद 63 को जो मैं पढ़ा रहा था तो उसमें मैं बता दिया कि राष्ट्रपति, हालांकि 63 में प्रावधान है कि भारत के उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया, यानी अनुच्छेद 63 में भारत के लिए उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। ये आप ध्यान रखेंगे, उसको आप थोड़ा सुधार लेंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। संघीय मंत्री परिषद अर्थात द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आइए इसको एकदम सिंपली तरीके से और पूरे स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं कि आखिर ये है क्या, है ना। समझिएगा, संघीय मंत्री परिषद, संघीय मंत्री परिषद को याद रखिएगा। संघीय मंत्री परिषद को केंद्रीय मंत्री परिषद के नाम से जाना जाता है। केंद्रीय मंत्री परिषद के नाम से भी जाना जाता है ना। याद रखेंगे, आपको संघीय मंत्री परिषद को केंद्रीय मंत्री परिषद के नाम से भी जाना जाता है। अब इसको एक एक टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर है क्या। सबसे पहले हम बात करते हैं मंत्री परिषद का गठन। मंत्री परिषद का गठन समझिएगा। मंत्री परिषद का गठन का जो प्रावधान किया गया है वह आपको अनुच्छेद 74 में किया गया है ना। मंत्री परिषद का गठन का जो प्रावधान किया गया है वो आपको अनुच्छेद 74 में किया गया है। अब मंत्री परिषद है क्या, पहले ये समझिएगा। मंत्री परिषद कहा जाता है कि प्रधानमंत्री सहित सभी प्रकार के मंत्रियों के समूह को मंत्री परिषद कहा जाता है। फिर समझिएगा, प्रधानमंत्री सहित सभी प्रकार के मंत्रियों के समूह को मंत्री परिषद कहा जाता है। अब मंत्री परिषद में कौन कौन शामिल हैं ये हम देख लेते हैं। समझिएगा, मंत्री परिषद में कौन कौन शामिल है। एक नंबर है आपका प्रधानमंत्री, एक नंबर प्रधानमंत्री। 2 नंबर है कैबिनेट मंत्री, 2 नंबर में कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री। 3 नंबर में है राज्य मंत्री, 3 नंबर में राज्य मंत्री। और 4 नंबर में है आपको उप मंत्री। समझिएगा, उप मंत्री। अब देखिएगा, पूरे मंत्री परिषद का जो प्रधान होता है वह आपको प्रधानमंत्री होता है। प्रधान या अध्यक्ष जो होता है वह आपको प्रधानमंत्री होता है। पूरे मंत्री परिषद का जो प्रधान या अध्यक्ष होता है वो आपको प्रधानमंत्री होता है। इसको इस तरह भी कहेंगे कि मंत्रिमंडल का जो अध्यक्षता करता है वह प्रधानमंत्री करता है। इसको संज्ञा भी दिया जाता है कि जिस तरह सौर मंडल के केंद्र में सूर्य स्थित है उसी तरह मंत्री परिषद का जो केंद्र है वो आपको प्रधानमंत्री है ना। अब देखिए, आपको कैबिनेट मंत्रियों के समूह को मंत्रिमंडल कहा जाता है।
है ना। कैबिनेट मंत्रियों के समूह को मंत्रिमंडल कहा जाता है। याद रखिएगा, ये जो मंत्रिमंडल है यह भारत सरकार के प्रशासन की सर्वोच्च इकाई होती है ना। ये जो कैबिनेट मंत्री या मंत्रिमंडल है यह भारत सरकार के प्रशासन की सर्वोच्च इकाई है और यही आपको सरकार की नीतियों का निर्धारण करती है ना। जो कैबिनेट मंत्री होती है वह आपको सरकार के नीतियों का निर्धारण करती है, क्योंकि यह भारत सरकार के प्रशासन की सर्वोच्च इकाई होती है। और ये जो राज्य मंत्री और उप मंत्री जो होते हैं वह कैबिनेट मंत्री के सहयोगी होते हैं, है ना। राज्य मंत्री या उप मंत्री ये कैबिनेट मंत्री के सहयोगी होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो उप मंत्री होता है यह आपको कैबिनेट मंत्रिमंडल के बैठक में भाग नहीं लेता है ना। जो उप मंत्री होता है वह मंत्रिमंडल के बैठक में भाग नहीं लेता है। अगर आकार के दृष्टि से देखा जाए तो मंत्रिपरिषद सबसे बड़ा है ना। आकार के दृष्टि से देखा जाए तो मंत्रिपरिषद सबसे बड़ा है, लेकिन अगर महत्व के दृष्टि से देखा जाए तो आपको कैबिनेट मंत्री सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे मंत्रिमंडल कहा जाता है, ठीक ना। तो ये समझ में आ गया कि मंत्रिपरिषद किसे कहते हैं और मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होते हैं। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति, है ना। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलेंगे, ओके। प्रधानमंत्री की नियुक्ति समझिएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति समझिएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का जो प्रावधान किया गया है वह आपको अनुच्छेद 75 के खंड 1 में किया गया है ना। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 75 के खंड 1 में किया गया है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है ना। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। हालांकि यहाँ प्रधानमंत्री के पूरे नियुक्ति की प्रक्रियाओं को नहीं बताएंगे, एक विशेष क्लास ही हम लेकर आएंगे प्रधानमंत्री को लेकर। केवल इतना ही यहाँ समझिए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के खंड 1 के तहत राष्ट्रपति करता है। हाँ, यहाँ जो नियुक्ति का प्रावधान है ये राष्ट्रपति का स्वविवेकाधिकार नहीं है, ध्यान रखिएगा। जो बहुमत दल का नेता होता है उसी को राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के खंड 1 के तहत प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त करता है, ठीक ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं मंत्रियों का चयन। मंत्रियों का चयन समझिएगा। जब प्रधानमंत्री अपने पद पद को ग्रहण कर लेता है तो प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है ना। या ध्यान दीजिएगा, जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति वह प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही करता है ना। प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। अब देखिएगा, आपको मंत्रियों की योग्यता समझिएगा। ये प्रश्न उठता है कि आखिर मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए मंत्रियों की योग्यता क्या होनी चाहिए। मंत्रियों की योग्यता समझिएगा। मंत्री की योग्यता में प्रावधान किया गया है कि कोई व्यक्ति जो लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य होगा उसे ही मंत्रिपरिषद का सदस्य बनाया जा सकता है ना। यानी लोकसभा एवं राज्यसभा यानी संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होने पर ही किसी व्यक्ति को मंत्रिपरिषद का सदस्य बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ यह भी प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, यानी लोकसभा का भी सदस्य नहीं है और राज्यसभा का भी सदस्य नहीं है, तभी भी उस व्यक्ति को मंत्रिपरिषद का सदस्य बनाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए शर्त है कि उसे 6 माह के भीतर आपको 6 माह के भीतर संसद के किसी भी सदन का उसे सदस्यता का होना अनिवार्य है, यानी सदस्य होना अनिवार्य है। तभी वह मंत्रिपरिषद का सदस्य के पद पर बना रह सकता है, अन्यथा उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ जाएगा, है ना। तो ये आपको इसमें योग्यता का प्रावधान है। फिर समझिएगा, मंत्रिपरिषद की योग्यता का प्रावधान में ये है कि किसी व्यक्ति को मंत्रिपरिषद का सदस्य तभी बनाया जा सकता है जब वह लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो। यदि वह लोकसभा राज्यसभा का सदस्य नहीं है तभी भी उसे मंत्रिपरिषद का सदस्य बनाया जा सकता है, लेकिन उसे 6 महीना के भीतर में आपको संसद के किसी सदन का सदस्य का होना अनिवार्य होगा, है ना। ये इसमें प्रावधान किया गया है। अब हम बात करते हैं
मंत्रिपरिषद के सदस्यों का शपथ ग्रहण, मंत्रियों का शपथ समझिएगा। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को उनके पद के लिए जो शपथ दिलाता है वह राष्ट्रपति दिलाता है, समझिएगा। नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है और उनके पद के लिए शपथ आपको राष्ट्रपति ही दिलाता है ना, राष्ट्रपति ही उनके शपथ दिलाता है। तो ये आपको ध्यान रखेंगे, मंत्रियों को उनके पद के लिए शपथ जो दिलाता है वह राष्ट्रपति ही दिलाता है। अब हम बात करते हैं मंत्रिपरिषद के सदस्यों, मंत्रियों का कार्यकाल, है ना, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल के हम बात करते हैं, समझिएगा। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, याद रखिएगा। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं है। मंत्रिपरिषद का जो कार्यकाल है वह निश्चित नहीं है। वह तब तक अपने पद पर बना रह सकता है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो, है ना, लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त होगा तब तक वह अपने पद पर बना रह सकता है। हालांकि ऐसे भारतीय संविधान में मंत्रिपरिषद का जो कार्यकाल निर्धारित किया गया है वो आपको 5 वर्ष निर्धारित किया गया है ना। मंत्रिपरिषद का जो कार्यकाल निर्धारित किया गया है वह आपको 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, लेकिन सामान्यतः वह लोकसभा के विश्वास पर ही वो टिका होता है ना। अब हम बात करते हैं मंत्रिपरिषद को सदस्यों की संख्या, मंत्रिपरिषद के सदस्य संख्या समझिएगा। भारतीय संविधान में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या का निर्धारण नहीं किया गया है। जब प्रधानमंत्री अपने पद का शपथ लेता है तो वह अपने विवेकाधिकार के तहत ही वह मंत्रिपरिषद के आकार को निर्धारित करता है कि वह कितने व्यक्तियों को मंत्रिपरिषद में शामिल कर सकता है। लेकिन आगे चल कर के 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत ये प्रावधान कर दिया गया कि अब प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की जो कुल संख्या होगी वह लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। फिर समझिएगा, पहले मंत्रिपरिषद के सदस्यों का आकार निश्चित नहीं था, लेकिन आगे चल कर के 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत ये प्रावधान कर दिया गया कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की जो कुल सदस्य संख्या होगी वह लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। ये आपको इसमें प्रावधान किया गया है ना। अब हम बात करते हैं मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, समझिएगा। मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, समझिएगा, सामूहिक उत्तरदायित्व समझिएगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है ना, समझिएगा। जो मंत्रिपरिषद होता है वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि व्यक्तिगत रूप से आपको राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी इसलिए होता है कि जो मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पे धारण करता है ना। तो ये आपको सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये हमारा था संघीय मंत्रिपरिषद। फिर एक बार समझिएगा, रिकॉल कर रहे हैं।
संघीय मंत्रिपरिषद को केंद्रीय मंत्रिपरिषद के नाम से भी जाना जाता है। मंत्रिपरिषद का जो गठन का प्रावधान किया गया है वह अनुच्छेद 74 में किया गया है। इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री सहित सभी प्रकार के मंत्रियों के समूह को मंत्रिपरिषद कहा जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं। इस मंत्रिपरिषद का जो प्रधान या अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होता है, यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो अध्यक्षता करता है वह प्रधानमंत्री करता है। आकार के दृष्टि से देखा जाए तो मंत्रिपरिषद सबसे बड़ा है, लेकिन महत्व के दृष्टि से देखा जाए तो कैबिनेट मंत्री सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कैबिनेट मंत्रियों के समूह को मंत्रिमंडल कहा जाता है। और ये जो मंत्रिमंडल होते हैं वह भारत सरकार के प्रशासन के सर्वोच्च इकाई होते हैं, प्रशासन के सर्वोच्च इकाई होते हैं तथा साथ ही सरकार के नीतियों का संचालन करते हैं, है ना। और जो उप मंत्री होता है वह मंत्रिमंडल में भाग नहीं लेता है। राज्य मंत्री और उप मंत्री केवल कैबिनेट मंत्री के सहयोगी होते हैं। अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात करते हैं तो अनुच्छेद 75 के खंड 1 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। और मंत्रियों को जो शपथ दिलाता है वह राष्ट्रपति दिलाता है। और मंत्रियों की जो योग्यता होता है वह संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए। अगर नहीं है तो वह भी मंत्रिपरिषद सदस्य बन सकता है, लेकिन 6 महीने के भीतर उसे किसी न किसी सदन का सदस्य का होना अनिवार्य होता है। इनके कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, बल्कि लोकसभा के विश्वास पर ये टिका होता है। लेकिन संविधान में सामान्यतः 5 साल इनका कार्यकाल निर्धारित किया गया है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की बात करें तो मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या भी पहले निर्धारित नहीं था, लेकिन आगे चल करके 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत यह प्रावधान कर दिया गया कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की जो कुल सदस्य संख्या होगी वह लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी, है ना। और सामूहिक रूप से जो मंत्रिपरिषद होता है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और व्यक्तिगत रूप से आपको राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये हमारा मंत्रिपरिषद था। नेक्स्ट हम जो क्लास लेकर आएंगे वह प्रधानमंत्री, केवल प्रधानमंत्री स्पेशल क्लास लेकर आएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह क्लास आपको पसंद आया होगा, क्योंकि काफ़ी सिंपली तरीके से मैंने इसको आपको बताया है। अगर क्लास पसंद आता है तो ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। और एक बात प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर एड आता है क्लास में तो प्लीज़ आप उसको स्किप ना करें, क्लास को एड को पूरा देखने का प्रयास करें। अरे 1 से 2 मिनट की बात है, वही हमारे लिए फ़ायदा है, वही हमारे लिए बेनिफिट है। तो प्लीज़ आप स्किप ना करें, उस एड को भी देखने का प्रयास करें। ओके, ठीक। तो रहने देते इतना ही, फिर हम नेक्स्ट क्लास से लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।